देखिए, एआई की जो ग्लोबल रेस चल रही है, उसमें ज़्यादातर देश एक ही रास्ते पर दौड़े जा रहे हैं। लेकिन भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। अब हो सकता है कि पहली नज़र में ये रास्ता उतना चमकदार न लगे, लेकिन ये हमारी ज़मीनी हकीकतों से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अलग रास्ता है क्या, और भारत इसे अपना क्यों रहा है? चलिए, इसी को समझते हैं। 88%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है ना, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2025 तक लगभग 88% कंपनियां या संगठन अपने किसी न किसी काम में एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये बात तो साफ है, एआई अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये आज के बिजनेस की हकीकत बन चुका है। और ये सिर्फ कोई एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। मैकेंजी का ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि एआई को अपनाने की रफ्तार कितनी जबरदस्त है। सोचिए, 2022 में 50% से बढ़कर 2025 तक ये सीधा 88% पहुंच जाएगा। ये जो उछाल है ना, ये बताता है कि किसी भी देश के लिए एक मजबूत एआई स्ट्रैटेजी बनाना अब कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो यहीं से हम अपनी पहली हकीकत पर आते हैं। एक ऐसा बदलाव जो चुपचाप हो रहा है, लेकिन हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की बनावट को बदल रहा है। और हाँ, जब भी एआई की बात होती है तो सबसे पहले यही सवाल और यही डर मन में आता है, क्या एआई हमारी नौकरियां खत्म कर देगा? देखिए, इस बारे में जो बातें फैलाई जाती हैं वो अक्सर डराने वाली होती हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आएगी, नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन जो शुरुआती सबूत मिल रहे हैं, खासकर अमेरिका के सर्विस सेक्टर से, वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। असलियत ये नहीं है कि नौकरियां अचानक गायब हो रही हैं। असलियत एक धीरे धीरे होने वाला बदलाव है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और नई नौकरियों के बीच का जो रिश्ता था वो ही कमजोर पड़ रहा है। और इसी को समझने के लिए लेबर इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट जरूरी है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि देश की तरक्की के लिए कितनी नई नौकरियों की जरूरत पड़ती है। और डेटा ये दिखा रहा है कि जिन सेक्टर्स में एआई घुस रहा है, वहां ये जरूरत कम होती जा रही है। तो असली चिंता शायद अचानक नौकरी जाने की नहीं, बल्कि इस बात की है कि ग्रोथ के साथ साथ उतनी नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। तो ये जो हालात हैं, ये हमें एक बहुत अहम दौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आज एआई की दुनिया में दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बन रहे हैं। तो एक तरफ है जिसे कहते हैं फ्रंटियर मॉडल, जो ज्यादातर पश्चिमी देशों का तरीका है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत बड़ा, बहुत महंगा, सब कुछ करने वाला रोबोट, जिसे सिर्फ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां ही बना सकती हैं। और फिर दूसरी तरफ है एप्लीकेशन लेड मॉडल। ये छोटे छोटे स्पेशलिस्ट रोबोट्स की एक फौज जैसा है, सस्ता, सबकी पहुंच में, और हर रोबोट एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। अब भारत के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना सिर्फ पसंद की बात नहीं है, ये एक जरूरत है जो हमारी अपनी चुनौतियों से पैदा हुई है। सच तो यह है कि भारत के लिए पश्चिम की नकल करना कोई ऑप्शन है ही नहीं। जरा वर्ल्ड बैंक के इस डेटा पर नजर डालिए। ये एक चौंकाने वाली हकीकत दिखाता है। दुनिया के 73% डेटा सेंटर अमीर देशों में है। चीन के पास 11% है और भारत के पास सिर्फ 3%। मतलब हम अपनी रेस एक बहुत अलग स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। तो भारत के सामने जो बड़ी रुकावटें हैं वो बिल्कुल साफ हैं। हमारे पास बड़े बड़े एआई प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की कमी है। लेटेस्ट हार्डवेयर जैसे कि जीपीयूज तक हमारी पहुंच बहुत लिमिटेड है। और ये डेटा सेंटर हमारे पानी और बिजली जैसे संसाधनों पर जबरदस्त दबाव डालते हैं। और इन सब के ऊपर एक और बड़ा खतरा है, क्या हम टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं? तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई देश इन बड़े बड़े टेक दिग्गजों से सीधी टक्कर नहीं ले सकता, तो फिर वो इस रेस में मुकाबला कैसे करेगा? और यहीं पर भारत का अपना एक बिल्कुल अनोखा रास्ता सामने आता है। एक ऐसा रास्ता जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। एक ऐसा तरीका जो हमारी कमजोरियों को ही हमारी ताकत में बदल देता है। तो स्ट्रैटेजी का मूल मंत्र यह है, एक विशाल, महंगा, सब कुछ करने वाला एआई बनाने की जगह छोटे छोटे एक्सपर्ट एआई मॉडल्स बनाए जाएं। ऐसे मॉडल जो सिर्फ एक खास काम के लिए बने हो, जैसे कैंसर की स्क्रीनिंग करना या पानी का लीकेज पता लगाना। यहां जोर ब्रूट फोर्स पर नहीं, बल्कि एफिशिएंसी और प्रिसिजन पर है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई समझौता है। जरा एपॉक एआई का ये ग्राफ देखिए। ये जो नीली लाइन है, ये ओपन सोर्स मॉडल्स हैं और ये दिखाती है कि ये कितनी तेजी से बेहतर हो रहे हैं। और अब ये महंगे, बंद मॉडल्स यानी लाल लाइन को परफॉर्मेंस में कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
ये इस बात का सबूत है कि भारत ने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं बल्कि बहुत पावरफुल भी है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये फ्रूगल एआई या कहिए कि किफ़ायती एआई ज़मीन पर सच में काम कर रहा है। चाहे वो दूर दराज के गांव में कैंसर की जांच हो या हिमालय में लैंडस्लाइड से पहले चेतावनी देना हो, ये 18 लाख किसानों को अपनी फसल के सही दाम दिलाने में मदद कर रहा है और बेंगलुरु जैसे शहरों में पानी की बर्बादी रोक रहा है। ये स्ट्रैटेजी सच में काम कर रही है। तो इस अनोखे एआई विजन को और बड़ा और कामयाब बनाने के लिए भविष्य के 2 मजबूत स्तंभों पर काम करना होगा। पहला स्तंभ है हमारी सबसे बड़ी ताकत, ह्यूमन कैपिटल। मतलब हमें अपनी शिक्षा को बदलना होगा, काम के साथ सीखने वाले प्रोग्राम्स लाने होंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स पर जोर देना होगा। और दूसरा स्तंभ है सरकार। सरकार का काम है एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, जैसे AIOS जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म तैयार करना। आप इसे AI के लिए यूपीआई जैसा समझ सकते हैं, ताकि छोटे छोटे इनोवेटर्स भी इसका फायदा उठा सकें। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की ये लाइन भारत के पूरे अप्रोच को बहुत अच्छे से बताती है। भारत का असली मौका AI को इस तरह से इस्तेमाल करने में है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करें। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ पैसा ना बनाए बल्कि समाज की असली समस्याओं को भी हल करे। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत की यह किफ़ायती और ज़मीन से जुड़ी AI स्ट्रैटेजी दुनिया के बाकी विकासशील देशों के लिए भी एक कामयाब ब्लूप्रिंट बन सकती है?